नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज इस बुलेटिन में बात होगी आजादी के बाद अर्थव्यवस्था को लगने वाले सबसे बड़े झटके की। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में तकरार की। जानेंगे कि पायलट को कैसे अपने पास लाएंगे गहलोत। क्या 2024 में मोदी के नाम पर नहीं मिलेगा वोट। और आखिर में बात जीएसटी से जनता की जेब पर पड़ने वाले बोझ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग बरतेगा कई तरह के एहतियात। बूथ ऐप से मतदाताओं की कतार मैनेज करेगा आयोग। साल के आखिर में है राज्य में विधानसभा चुनाव। उत्तर प्रदेश के निजी स्कूलों की मासिक फीस वसूली का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। अब सुप्रीम कोर्ट में 14 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर उठाए सवाल। कहा, राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है हेमंत सरकार। भेदभाव की राजनीति से राज्य का होगा नुकसान। कर्मचारियों की इस साल नहीं बढ़ेगी सैलरी। सिर्फ आईटी और ई कॉमर्स जैसे चुनिंदा सेक्टर के कर्मचारियों का होगा इंक्रीमेंट। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन गिरावट पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 37 अंक नीचे 38,370 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 14 अंकों की गिरावट के साथ 11,308 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। तमाम रेटिंग एजेंसियां आंकड़ों के जरिए सरकार को आगाह कर रही हैं। बावजूद इसके सरकार नींद से नहीं जाग रही है। लेकिन अब नारायण मूर्ति ने ऐसा बयान दिया है जो मोदी सरकार के लिए चिंता का सबब बन सकता है। इसी बात को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को घेरा है। देश का विकास कैसे होगा, कैसे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, इन सवालों का जवाब जनता बार बार सरकार से पूछ रही है। लेकिन सरकार मौन बनी हुई है। आंकड़े और दिग्गजों के बयान बताते हैं कि वक्त इतना खराब आएगा कि आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट लेकर आएगा। जी हां, इंफोसिस के को फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति ने आशंका जाहिर की है कि महामारी की वजह से इस साल भारत की जीडीपी में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। उन्होंने ऐसी एक नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रत्येक कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति हो। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी में कम से कम 5% गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हम 1947 के बाद की सबसे बुरी जीडीपी वृद्धि नेगेटिव देख सकते हैं। नारायण मूर्ति की इस चेतावनी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने उस नारे का जिक्र किया है जिसका बीजेपी गुणगान करती है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी है तो मुमकिन है। इस खबर में इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति के हवाले से दावा किया गया है कि जीडीपी ग्रोथ 1947 से भी नीचे आ सकती है। अब विपक्ष की ये घेराबंदी तो लाजमी है, क्योंकि केवल नारायण मूर्ति ही नहीं बल्कि तमाम रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की जीडीपी में 3 से 9% तक की गिरावट आने की आशंका जाहिर की है। फिच रेटिंग्स ने कहा था कि वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट आएगी। वहीं दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने चेतावनी दी है कि भारत में आजादी के बाद चौथी मंदी आने वाली है और ये अब तक की सबसे भयानक मंदी होगी। खुद भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस साल जीडीपी में भारी गिरावट आएगी। इन तमाम संकेतों के बावजूद सरकार कदम उठाने को राजी नहीं है। इस मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद है राजीव जी। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य। राजीव जी, मोदी है तो मुमकिन है। अब इस नारे के सहारे पीएम मोदी की नाकामियां गिनवाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। देश की अर्थव्यवस्था इस वक्त गर्त में जा रही है, जिस पर सरकार आंखें मूंद कर बैठी हुई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आदित्य, नारायण मूर्ति ने अर्थव्यवस्था को लेकर जो बयान दिया है उसमें कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ महीनों से हम लगातार इसी तरह की बात सुनते आए हैं। कभी वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी के निगेटिव में आने के संकेत देती हैं, तो कभी बड़े अर्थशास्त्री सरकार को सलाह देते हैं कि जल्द ऐसे उपाय किए जाएं जिससे अर्थव्यवस्था को सहारा मिले और भारत की जनता को राहत मिले। रघुराम राजन, अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, ऐसे तमाम लोगों ने इस मुश्किल दौर में राहत के लिए अपनी सलाह दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी हाल ही में 3 महत्वपूर्ण उपाय सरकार को सुझाए हैं, लेकिन सरकार इन बातों को शायद एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही है। इन सब में उसे शायद विपक्ष का राजनीतिक एजेंडा जो है वो नजर आता है, क्योंकि राहुल गांधी भी लगातार सरकार की खबर इस मोर्चे पर ले रहे हैं। आज भी उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारों को भारत की खराब हो चुकी अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। लेकिन नारायण मूर्ति की बात सुनने में सरकार को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए आदित्य, क्योंकि उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया है, बल्कि
सरकार को स्थितियां संभालने के लिए हकीकत से रूबरू कराया है। अब भी अगर सरकार नहीं संभली तो इसमें वो न केवल देश का बल्कि अपना ही नुकसान करेगी, क्योंकि बिना रोजगार और आर्थिक तरक्की के आखिर कब तक लोग जुमलों से पेट भरते रहेंगे। सरकार के राहत पैकेज राहत देने में नाकाम रहे हैं, इसीलिए सरकार अपनी बड़ाई का ढोल भले पीट ले, लेकिन कभी न कभी हकीकत का सामना तो उसे करना ही होगा। हर तरफ से सरकार को आगाह किया जा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक जागती है। वैसे मुश्किल तो इस वक्त बिहार में एनडीए के लिए भी है, क्योंकि एलजेपी लगातार अपने वर्चस्व को लेकर आवाज उठा रही है। अब एक बार फिर उसने सत्तारूढ़ दल को आग दिखाई है, जिसके बाद एनडीए गठबंधन पर संशय खड़ा हो गया है। बिहार में ये तो तय हो गया कि विधानसभा चुनाव समय पर कराए जाएंगे, लेकिन सत्तारूढ़ एनडीए का स्वरूप क्या होगा ये भी तय नहीं है। इसे लेकर सवाल उठता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी एकजुटता से लड़ने वाली एनडीए विधानसभा चुनाव में एकजुटता दिखा पाएगी। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी साथ साथ चुनाव में उतरेंगे। जहां तक जेडीयू और बीजेपी का सवाल है तो उनके साथ लड़ने में अब कोई संशय नहीं है, लेकिन एलजेपी क्या करेगी ये तय नहीं है। दरअसल एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के तेवर से साफ लगता है कि यदि पार्टी को सम्मानजनक सीट और महत्व नहीं मिलता तो वो कोई दूसरा रास्ता अपनाने से गुरेज नहीं करेंगे। आज भी उन्होंने कहा कि पार्टी अपने आत्मसम्मान के लिए जीती है और वो गलत बात पर किसी के भी सामने झुकना पसंद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ चुनाव में उतरेंगे। चिराग पासवान का ये बयान साफ संकेत देता है कि अगर बीजेपी और जेडीयू ने सम्मानजनक सीटें नहीं दी तो वो एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। वैसे इसके संकेत तब से ही मिलने लग गए थे जब उसने विपक्ष की हाँ में हाँ मिलाते हुए इस बार चुनाव टालने की मांग की थी। इतना ही नहीं, चिराग पासवान पहले भी कई बार अपने पत्रों के जरिए सीएम नीतीश को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। उन्होंने शिक्षा से लेकर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर विपक्ष को जेडीयू सरकार को घेरने का मौका दिया था। इसके बाद से आरजेडी साफ कह रही है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हालांकि इस पर चिराग पासवान ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एलजेपी अलग राह पकड़ती है या फिर बीजेपी और जेडीयू उसके सामने झुकते हैं। बिहार में अगर एनडीए में वाकई फूट पड़ गई है तो बीजेपी के अरमान आंसुओं में बह सकते हैं। वैसे राजस्थान में तो बीजेपी के सपने चकनाचूर हो ही गए हैं। जी हां, भले ही अब तक सचिन पायलट और गहलोत की गलबहियां करने की तस्वीरें सामने ना आई हों, लेकिन अंदर खाने दिल मिल चुके हैं। इसीलिए गहलोत ने भी अब अपना दिल बड़ा कर दिया है और ऐसी बात बोल दी है जिससे बीजेपी बौखला सकती है। राजनीति में कब कौन दूर हो जाए और कब कौन पास आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कल तक माना जा रहा था कि पायलट कांग्रेस से दूर होकर बीजेपी के पास जा सकते हैं, लेकिन आज तस्वीर इससे बिल्कुल उलट है। पायलट की घर वापसी हो गई है, जबकि बीजेपी मुंह देखती रह गई है। पायलट की वापसी से गहलोत इस कदर गदगद हैं कि सारी बातें भूलने को तैयार हो गए हैं। जी हां, सचिन पायलट के जयपुर लौटने के बाद गहलोत ने कहा कि विधायकों का परेशान होना स्वाभाविक है। जिस तरह से यह प्रकरण हुआ और जिस तरह से वो 1 महीने तक रहे, यह स्वाभाविक था। मैंने उन्हें समझाया है कि यदि हमें राष्ट्र और राज्य के लोगों की सेवा करनी है और लोकतंत्र को बचाना है तो कभी कभी हमें सहनशील होने की आवश्यकता होती है। हम साथ काम करेंगे। हमारे जो दोस्त चले गए थे वो अब वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम अपने सभी मतभेदों को दूर करेंगे और राज्य की सेवा करने के अपने संकल्प को पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जो एपिसोड हुआ है एक प्रकार से भूलो और माफ करो की स्थिति में रहे। सब मिलकर चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके हमारी सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी उस विश्वास को बनाए रखने और प्रदेश की सेवा करने की बनती है। गहलोत के इस बयान से साफ है कि जहां वो एक तरफ पायलट को फिर से करीब लाना चाहते हैं तो वहीं एकता का भी मंत्र देना चाहते हैं। दरअसल गहलोत देख चुके हैं कि टूट की वजह से उनकी सरकार पर संकट आया था, इसीलिए वो अब पार्टी को एकजुट रखना चाहते हैं। अब गहलोत की ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनकी गुगली से बीजेपी का गेम आउट हो चुका है। बीजेपी सोच रही थी कि पायलट और गहलोत के बीच जारी तकरार का फायदा उठाकर वो सत्ता का ताज पहनेगी, लेकिन उसकी तकलीफ बढ़ गई है। वसुंधरा खेमा बीजेपी से नाराज हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इस बगावत को कैसे संभाल पाती है। राजस्थान में गहलोत की चाल कामयाब हो गई है और कांग्रेस एकजुट हो गई है। खासतौर पर पायलट के समर्थकों का भरोसा वापस लौट आया है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो पार्टी के नेताओं का पीएम मोदी पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं सब में बीजेपी ने पीएम मोदी का चेहरा आगे किया है और नारे भी पीएम मोदी के नाम से ही लगाए गए हैं। लेकिन अब राम माधव का ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद मोदी का तिलिस्म सवालों के घेरे में आ गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे की जरूरत बन गए हैं, या यूं कहें कि मोदी पार्टी से भी बड़े हो गए हैं। चुनाव में नेता पार्टी को प्रचारित नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट दीजिए। मगर अब बीजेपी नेताओं की जुबान बदलने लगी है। वो कहते हैं कि मोदी के नाम पर नहीं मिलेगी 2024 में सत्ता की चाबी। जी हाँ, ये बयान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने दिया है, जिन्हें मोदी और संघ दोनों का ही बेहद करीबी कहा जाता है।
उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के सहारे न बैठे रहें, बल्कि 2024 में राज्य में सत्ता पाने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करें। दरअसल वो आंध्र प्रदेश में पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी के दम पर लड़ाई में उतरने की कोशिश न करें। राम माधव ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विपक्ष की स्थिति में एक खालीपन है, हमें उस खालीपन को भरना है और 2024 में सत्ता में आने के लिए पूरे दमखम के साथ काम करना है। राम माधव के इस बयान से साफ है कि दक्षिण में पीएम मोदी बेदम है। इसके गवाह बीजेपी की हार के नतीजे हैं। 2014 के बाद से दक्षिण राज्यों में जितने भी चुनाव हुए हैं, बीजेपी किसी में भी जीत हासिल नहीं कर पाई। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव में बीजेपी ने मुंह की खाई है। केवल कर्नाटक में ही वो कमल खिलाने में कामयाब हो पाई, और वो भी जोड़ तोड़ की राजनीति के दम पर। ये आंकड़े बयां करते हैं कि दक्षिण के रण को जीतने के लिए मोदी पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। यही वजह है कि अब पार्टी में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने तो कह दिया कि मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। अब देखना होगा कि 2024 में क्या वाकई बीजेपी मोदी को अपने से दूर करेगी। वैसे अभी चुनाव दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में भी होने वाले हैं। अमेरिका 3 नवंबर को अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों पर तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों ने ही तस्वीर साफ कर दी थी, लेकिन अब उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अपनी पसंद का ऐलान कर दिया है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। चुनाव में लगभग 80 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर संशय बना हुआ था। ये संशय अब खत्म हो गया है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय अफ्रीकी मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वैसे कमला हैरिस के नाम को लेकर चर्चाएं तो कई दिनों से चल रही थी, लेकिन करीब 15 दिन पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के हाथ में एक कागज नजर आया था। इसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस कागज पर 3 नाम लिखे थे, उसमें कमला का नाम सबसे ऊपर था। तभी से ये माना जाने लगा कि कमला ही डेमोक्रेट्स के लिए उपराष्ट्रपति पद की पहली पसंद है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो सार्वजनिक तौर पर कमला का नाम प्रस्तावित किया था। बाइडेन ने नाम की घोषणा ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा, मेरे लिए ये घोषणा करना बहुत सम्मान की बात है। मैंने कमला हैरिस को चुना है। वह एक निडर, फाइटर, देश की बेहतरीन जनसेवक हैं। आपको बता दें कि अगर इस बार चुनाव में बाइडेन की जीत होती है तो वे सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति होंगे, जबकि हैरिस की उम्र अभी 55 साल है। हैरिस अभी सीनेट की सदस्य हैं। वे कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। अमेरिका के इतिहास में अभी तक केवल 2 बार कोई महिला उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी है। 1984 में डेमोक्रेट गेराल्डिन फेरारो और 2008 में रिपब्लिकन सारा पालिन को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन किसी को भी जीत हासिल नहीं हुई। खैर, अब देखना होगा कि जनता को लुभाकर किसकी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। अमेरिका में चुनाव को लेकर हलचल तेज है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वहां कौन सत्ता में आता है। खैर, अमेरिका के बाद एक बार फिर देश की बात करते हैं। रेल संचालन के सामान्य होने का यात्रियों को काफी वक्त से इंतजार है। पहले रेलवे ने नियमित ट्रेनों के संचालन पर 12 अगस्त तक रोक लगा रखी थी, मगर अब रेलवे ने नियमित ट्रेनों के संचालन को लेकर बड़ा बयान दिया है। भारतीय रेलवे ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में फैली स्वास्थ्य मुसीबत को देखते हुए पूर्णबंदी लगाई गई थी, जिसकी वजह से सारे काम रुक गए थे, साथ ही ट्रेन के पहिए भी रुक गए थे। लेकिन देश अब अनलॉक मोड में आ गया है। धीरे धीरे सभी चीजों पर लगा प्रतिबंध हटने लगा है। रेलवे ने भी एहतियात के साथ कुछ मार्गों पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। लोगों को ये उम्मीद लग रही थी कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में नियमित ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन भारतीय रेलवे ने साफ कर दिया है कि अभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक सस्पेंड रहेंगी। यानी नियमित ट्रेनों के परिचालन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ट्रेनें कब से चलाई जाएंगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन लोगों ने जो उम्मीद लगा रखी थी कि 12 अगस्त के बाद नियमित ट्रेनें चलेंगी, उस उम्मीद पर तो पानी फिर गया है। पहले रेलवे ने सभी नियमित ट्रेन सेवाओं को 12 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया था, लेकिन इसके इतर जो 230 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। रेलवे ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के आधार पर एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाई जा सकती है। मुंबई में लोकल ट्रेन राज्य सरकार की मांग पर सीमित संख्या में चल रही हैं, उनका भी परिचालन जारी रहेगा। फिलहाल रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि जो ट्रेनें अभी चल रही हैं वो ही चलेंगी। अगर स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की संख्या में इजाफा होता है तो कुछ और ट्रेनें चलाए जाने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन नियमित ट्रेनों का संचालन अभी नहीं होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात जीएसटी से जनता की जेब पर पड़ने वाले बोझ की। जीएसटी को लागू कर मोदी सरकार ने दावा किया था कि इससे व्यापार का रूप बदलेगा, काम में आसानी होगी, लेकिन समय बीतने के साथ ही सरकार के ये सारे दावे खोखले साबित हो गए और अब सरकार का खजाना भी खाली हो गया है, क्योंकि हर बार जीएसटी कलेक्शन अपने लक्ष्य से कम हो रहा है। इसीलिए सरकार अब जनता की जेब पर और बोझ डालने की तैयारी कर रही है। कुछ चीजों पर सेस बढ़ाया जा सकता है।
मोदी सरकार जीएसटी में इस कदर उलझी है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि कितना कर लगाया जाए और जीएसटी के कितने स्लैब रखे जाएं। और अभी तो सरकार को खासा नुकसान हो रहा है, इसीलिए वो दरों में लगातार इजाफा कर रही है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक इस महीने होने वाली है। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा कंपनसेशन जरूरतों को पूरा करने के उपायों पर होगा। बैठक में कंपनसेशन फंड को बढ़ाने के लिए 3 महत्वपूर्ण सुझावों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिन गुड्स पर सेस बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। सिन गुड्स यानी अहितकर सामान जैसे सिगरेट, पान मसाला आदि हैं। सिन गुड्स के अलावा कार जैसे लग्जरी उत्पादों पर भी सेस लगाए जाते हैं। वर्तमान में पान मसाला पर 100% सेस लगता है और सेस नियमों के अनुसार अधिकतम 130% तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह एयरटेड पे पर 12% सेस लगता है और कानून में सेस लगाने की अधिकतम सीमा 15% है। इसलिए अगर काउंसिल निर्णय लेती है तो 3% अतिरिक्त सेस जोड़ा जा सकता है। कहा जा रहा है कि लग्जरी उत्पादों पर भी सेस बढ़ाकर सरकार अपना खजाना भरना चाहती है। इस बढ़ोतरी के पीछे केवल सरकार का फायदा छिपा है। अभी जीएसटी कलेक्शन अपने लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है, इसलिए सरकार किसी भी तरह से उसे पूरा करना चाहती है। दिन भर की बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।